इतना कि टॉर्च की हल्की पीली रोशनी भी काली नमी में घुलकर गायब हो रही थी। अरब सागर की लहरें दूर से टकराने की आवाजें भेज रही थीं, जैसे कोई भारी चीज पत्थरों पर गिरती हो और फिर कराहती हो। यह अंडमान के उस हिस्से की रात थी जहां आम टूरिस्ट कभी नहीं जाते, जहां नक्शे की रेखाएं भी अचानक धुंधली होकर खत्म हो जाती हैं। आदित्य नाव से उतरकर भीगे रेत पर खड़ा हुआ तो उसके जूते के भीतर पानी घुस गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, नाव वाला बूढ़ा पहले ही थोड़ी दूरी पर जा चुका था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर और नफरत का मिला जुला भाव था, जैसे वह खुद इस जगह को देखना भी नहीं चाहता हो। आदित्य ने चिल्लाकर कहा, अरे सुबह तक यहीं रहोगे ना? बूढ़े ने बिना पलटे ही हाथ हिलाया, पर उसका हाथ हिलाना हां था या बस दफा हो जाओ, यह आदित्य समझ नहीं पाया। उसे बस इतना एहसास हुआ कि वह अब लगभग अकेला है। लगभग, क्योंकि लहरों के शोर के पीछे जंगल की सघन परतों के भीतर कुछ और भी था जो अब भी दूर से उसकी मौजूदगी को महसूस कर रहा था। आदित्य एक ट्रैवल व्लॉगर था। हर हफ्ते नए नए खतरनाक और अनएक्सप्लोर्ड जगहों पर जाकर वीडियो बनाता, रात रात भर एडिट करता और लाखों व्यूज बटोरता। इस बार उसने खुद को चैलेंज दिया था, इंडिया की सबसे श्रापित जगह पर एक नाइट स्टे व्लॉग। इंटरनेट की गहराइयों में छुपा एक छोटा सा थ्रेड था किसी पुराने फोरम पर, जिसमें एक आदमी ने कहा था कि निकोबार के पास एक छोटा सा नोगो जोन है, जहां रात में दूर से पानी पर लाल सी रोशनी तैरती दिखाई देती है और सुबह उन लोगों की लाशें मिलती हैं जो रात को वहां गए हों। पोस्ट के नीचे कोई रिप्लाई नहीं था, शायद किसी ने सीरियसली नहीं लिया, पर आदित्य के लिए वही एक टाइटल था, रेड वाटर्स ऑफ अंडमान आई सर्वाइव्ड द नाइट। वो हमेशा अपने टाइटल में का इस्तेमाल करता था, जैसे मौत से खेलना सिर्फ थंबनेल का हिस्सा हो। किनारे पर थोड़ा आगे बढ़ते ही रेत से पतली घास के झुरमुट शुरू हो गए, फिर काले पत्थरों की फिसलन भरी पंक्तियां जो ज्वार के समय पानी में डूब जाती थीं। आदित्य ने अपना बैकपैक ठीक किया, कैमरा ऑन किया और फुसफुसाकर कहा, गाइस, मैं अभी उस अननेम्ड आइलैंड पर हूं जिसके बारे में इंटरनेट पर बस एक ही पोस्ट मिलती है। आज रात हम यहां रुकने वाले हैं और देखते हैं कि वो रेड वाटर वाला मिथ सच है या नहीं। कैमरे की स्क्रीन पर उसका चेहरा दिख रहा था, आंखों में उत्साह, होठों पर हल्की सी मुस्कान और पूरी तरह इस बात से बेखबर कि जिस मिट्टी पर वह कदम रख रहा है वहां कई सालों की नफरत, दर्द और चीखें अब भी गीली पड़ी हैं। बस सुनने वाले कान नहीं बचे। जंगल ठीक समुद्र के किनारे से ही शुरू हो जाता था। छोटे छोटे पेड़ों की घनी पंक्तियों के बीच लताओं की उलझन, नीचे गिरी हुई गीली पत्तियां और हर तरफ नम सड़ांध की गंध। उसने अपनी हेड टॉर्च ऑन की और बीच से भीतर की तरफ बढ़ा, जहां उसे पुराने खंडहर मिलना तय था। उसने फोरम वाली पोस्ट में स्क्रीनशॉट की तरह धुंधली सी इमेज देखी थी, जिसमें पत्थर की टूटी दीवारें और बीच में किसी तरह का चबूतरा दिखा था, शायद ब्रिटिश जेल या कोई पुराना प्रयोगशाला टाइप बिल्डिंग। ये सोचकर ही उसका रोमांच बढ़ गया। जैसे जैसे वह भीतर जाता गया, समंदर की आवाज पीछे छूटती गई और उसकी जगह झींगुरों की तेज आवाजें लेने लगीं। लेकिन इन आवाजों के बीच कभार कुछ ऐसा भी सुनाई देता था जो उसके पैरों की आहट के साथ मेल नहीं खाता था, जैसे कोई एक कदम बाद में रख रहा हो, जैसे सूखी डाली उसके जाने के बाद नहीं, उसके साथ ही टूट रही हो। उसने 2-3 बार गर्दन घुमाकर पीछे देखा। बस अंधेरे की गहराई और पेड़ों के बीच सफेद सा धुंधला धुआं जैसा कुछ दिखा, जो शायद उसकी सांसों की भाप थी या गर्मी और नमी से बनी हल्की धुंध। उसने खुद को समझाया, ओवरथिंक मत कर, कंटेंट चाहिए, डर नहीं। करीब आधे घंटे बाद उसे वही चीज दिखी जिसके लिए वह यहां आया था, काई खाई हुई पत्थर की दीवार जिस पर जंग लगे अंग्रेजी अक्षर कभी लिखे होंगे, पर अब सिर्फ खरोंचें और दाग रह गए थे।
दीवार के पीछे एक खुला आंगन सा था, जिसमें बीचों बीच गोल चबूतरा और उसके चारों तरफ टूटे हुए थंबे, जैसे कभी यहां कोई मंच रहा हो या कोई पूजा स्थल जिसे अब बहुत साल हो गए हों। लेकिन इस जगह में कुछ और भी था। हवा भारी लग रही थी, जैसे ऑक्सीजन कम पड़ रही हो, और किसी मीठे पर सड़े हुए फल की मिलीजुली बू नाक में चुभ रही थी। आदित्य ने कैमरा स्टैंड पर लगाया, माइक सेट किया और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। तो दोस्तों, ये शायद वो जगह है जहां अचानक उसकी आवाज रुक गई, क्योंकि उसे साफ सुनाई दिया कहीं पास में, बहुत पास में किसी ने उसी लय में दोहराया, तो दोस्तों, ये शायद वो जगह है जहां जहां एकदम वैसी ही आवाज, वैसा ही टोन, बस ज्यादा धीमा और थोड़ा कर्कश, जैसे किसी के गले में बहुत देर से चीखें अटकी रही हों। आदित्य का खून ठंडा पड़ गया। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। पेड़ों के झुरमुट, टूटी दीवार और दूर झींगुरों की लगातार चीखें। उसने कैमरे की ओर देखा, उसमें अब भी रिकॉर्डिंग चल रही थी। रेड डॉट ब्लिंक कर रहा था। वह जब अपने कानों को समझाने लगा कि शायद ये एको रहा होगा, तभी उसके दाहिने कान के बिल्कुल नजदीक फुसफुसाहट आई। कंटेंट चाहिए, डर नहीं। उसने चीख कर सिर घुमा दिया, पर वहां कुछ नहीं था, सिर्फ हवा का भंवर, जैसे अभी अभी कोई अदृश्य चीज उसके बहुत पास से हटकर पीछे की तरफ गई हो। उसने घबराहट में कैमरा उठाया, टॉर्च की रोशनी चारों ओर दौड़ाई और खुद से ही कहा, ओके, ये जगह शायद थोड़ी स्ट्रांग है, लेकिन यही तो चाहिए। उसने घबराहट को मुस्कान से ढकने की कोशिश की और फिर से कैमरे के सामने खड़ा हो गया। गाइस, अभी अभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी ही आवाज कॉपी की, शायद एको या फिर जंगल की वजह से। एनीवेज, हम ये रात यहीं गुजारेंगे और देखेंगे कि रेड वाटर वाली कहानी सच है या नहीं। उसने अपना छोटा सा टेंट उसी चबूतरे के पास लगाया, क्योंकि उसे लगा कि बैकग्राउंड में ये खंडहर बहुत सिनेमैटिक दिखेंगे। टेंट के सामने उसने एक छोटी बैटरी वाली लाल लाइट लगा दी, जो उसकी वीडियो में एक ईरी इफेक्ट देने वाली थी। उसने कुछ स्नैक्स निकाले, बॉटल से पानी पिया और कैमरे से बातें करते हुए रात का इंतजार करने लगा। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, जंगल के रंग गायब होकर सिर्फ परछाइयों में ढल गए। टॉर्च बंद करने पर ऐसा लगता था जैसे आंखें खुली होने के बावजूद कोई मोटा काला कपड़ा सामने टांग दिया गया हो। उसने रात के लगभग 11 बजे के करीब एक और सीक्वेंस शूट करने का सोचा, वही क्लासिक 3 AM चैलेंज टाइप, पर उसने समय यहीं से शुरू कर दिया। उसने अपने फोन की स्क्रीन पर टाइम दिखाया, फिर उसे कैमरे के सामने लाकर कहा, अभी 11 बज रहे हैं, अगले 3 घंटे हम बिल्कुल डार्क में यहां बैठेंगे। नो म्यूजिक, नो कंपनी, सिर्फ ये जंगल और ये पुराना खंडहर। उसने टॉर्च बंद की, बस कैमरे की हल्की सी इंडिकेटर लाइट और टेंट के पास लगी लाल लाइट रह गई। कुछ देर तक वह बस सुनता रहा, कहीं दूर किसी पक्षी की अचानक चीख, पत्तों पर कुछ रेंगते हुए कदमों की हल्की सरसराहट, और बीच बीच में जैसे किसी ने बहुत धीरे से पत्थर पर उंगली घिसी हो। आवाज इतनी हल्की थी कि अगर वह बिल्कुल शांत न होता तो शायद सुन ही नहीं पाता। फिर उसने महसूस किया कि हवा में एक नया साउंड जुड़ गया है, जैसे किसी बहुत पुरानी इमारत में लकड़ी की सीढ़ियां खुद ब खुद चरमरा रही हों। पर यह साउंड जमीन से नहीं, हवा से आ रही थी, जैसे किसी अदृश्य मचान पर कोई ऊपर नीचे जा रहा हो। उसने खुद को सख्ती से शांत रहने को कहा, लेकिन दिल की धड़कन तेज होने लगी। जमीन पर बैठकर जब उसने अपने घुटनों के पास हाथ रखे तो महसूस किया कि जमीन हल्की हल्की कांप रही है, जैसे कहीं बहुत अंदर से कोई विशाल हार्ट बीट निकल रही हो। कुछ देर बाद बिना किसी हवा के टेंट के पास लगी लाल लाइट अपने आप हल्की होने लगी। बैटरी फेल नहीं हो रही थी, क्योंकि प्रकाश एकदम से नहीं घटा, बल्कि बहुत धीरे धीरे, जैसे किसी ने रोशनी की ब्राइटनेस को हाथ से पकड़कर खींचना शुरू किया हो।
लाल चमक अब लगभग खून के रंग जैसी लग रही थी। और उसी समय आदित्य को पहली बार दूर समंदर की दिशा से एक अलग सी चमक दिखाई दी, जैसे किसी ने पानी पर लाल तेल फैला दिया हो जो धीरे धीरे चमक रहा हो। उसने फौरन कैमरा उठाया, टॉर्च ऑन की और समुद्र की तरफ भागा। पेड़ों के बीच से निकलते हुए उसने देखा कि रेत पर काले काले निशान थे, जैसे किसी ने गीले पैरों से चलकर रास्ता बनाया हो। लेकिन ये पैरों के निशान नहीं थे, ये उंगलियों जैसे लंबे लंबे छपटे चिन्ह थे, जिनमें 5 की बजाय 6 लंबी उंगलियां दिखती थीं और हर उंगली के सिरे पर गोल सा गड्ढा जैसे सक्शन कप। निशान टेंट के पास चबूतरे से निकलकर सीधे समुद्र की ओर जा रहे थे। समुद्र के किनारे पहुंचते ही वह ठिठक गया। पानी सच में लाल दिख रहा था, पर यह सिर्फ किसी रोशनी का रिफ्लेक्शन नहीं था। लहरें जब किनारे से टकराकर पीछे लौटती तो थोड़ी थोड़ी लाल चिपचिपी परत रेत पर रह जाती और फिर धीरे से रेत में समा जाती, जैसे मिट्टी खुद उसे पी रही हो। उसने झुककर हाथ में थोड़ा सा वो लाल पदार्थ लिया। वह पानी से गाढ़ा था, जैसे डाइल्यूटेड खून हो। उसकी उंगलियों पर हल्की गर्माहट महसूस हुई। फिर अचानक वही गर्माहट जलन में बदल गई, जैसे किसी ने भीतर से नाखूनों के नीचे सुई उतार दी हो। उसने चीखकर हाथ समंदर के साफ हिस्से में डुबोया और फिर पीछे हटकर देखा। जहां जहां उसकी उंगलियां उस लाल पदार्थ के संपर्क में आई थीं, वहां हल्के काले धब्बे बन गए थे, जैसे त्वचा जला दी गई हो। उसने तुरंत कैमरे की तरफ मुंह किया, हांफते हुए बोला, गाइस, ये मजाक नहीं है, ये कुछ और ही है। पानी लाल है और हाथ पे जलन हो रही है। उसकी बात आधी ही रही थी कि स्क्रीन पर कुछ गड़बड़ होने लगी। रिकॉर्डिंग में स्टैटिक आ गया, आवाज टूटने लगी और कैमरा खुद ब खुद जूम आउट होने लगा, जबकि उसने कोई बटन नहीं दबाया था। स्क्रीन पर जो फ्रेम दिखा उसमें अब सिर्फ आदित्य नहीं था। उसके ठीक पीछे अंधेरे समंदर से थोड़ा अलग 2 खड़ी आकृतियां दिख रही थीं, काली, पतली, असामान्य रूप से लंबी, और उनके चेहरे पर कुछ भी नहीं, बस खाली त्वचा, जिस पर कहीं कहीं से चमकदार लाल धारें बह रही थीं, जैसे चेहरे की जगह कोई घाव हो। आदित्य ने खुद को स्क्रीन में देखा, फिर पलटकर पीछे देखा, वहां कुछ भी नहीं था। उसका दिल जोर से धड़का। वह फिर से स्क्रीन की ओर झुका। आकृतियां अब थोड़ी और करीब आ गई थीं। उसने डरकर कैमरा बंद करना चाहा, पर बटन काम नहीं कर रहा था। उसने बैटरी निकालने की कोशिश की, पर जैसे कैमरा के नीचे का ढक्कन किसी ने भीतर से पकड़ लिया हो, वो खुला ही नहीं। उसकी सांसें फूलने लगीं। तभी उसके कानों में धीमी हंसी गूंजी, पहले दूर से, फिर पास से, फिर बिल्कुल उसके अंदर से, जैसे उसके दिमाग की परतों में कोई चाकू खुरच रहा हो। वह हंसी इंसानी नहीं थी, फिर भी उसमें कुछ मानवीय लय थी, जैसे किसी ने इंसानी हंसी को तोड़कर, खींचकर धीमा और भारी कर दिया हो। उस हंसी के साथ ही उसे अचानक कई आवाजें एक साथ सुनाई देने लगीं। अंग्रेजी में चीखें, किसी अनजानी टापू की भाषा में विलाप, लोहे की जंजीरों की आवाज और किसी बूढ़ी औरत की टूटी फूटी हिंदी। खून समंदर में बहा, समंदर ने सब याद रखा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिमाग में पुरानी फिल्म का प्रोजेक्टर चालू कर दिया हो। उसके सामने खुले आसमान में पानी के ऊपर एक दृश्य उभरने लगा, पुराना समय, ब्रिटिश के जमाने का, जब यह टापू एक गुप्त जेल हुआ करता था, जहां बगावत करने वालों और लोकल आदिवासियों को लाकर बंद किया जाता था। उसे साफ दिख रहा था कटी फटी नौकाएं, सैनिकों की यूनिफॉर्म, जंजीरों से बंधे लोग, जिनमें औरतें और बच्चे भी थे। उन्हें समंदर के किनारे खड़ा करके एक एक करके गोली मारी जा रही थी और उनके शरीरों को खींचकर उसी लाल पानी में फेंका जा रहा था, जो अब उसके सामने लहरें बना रहा था। आवाज आई, ये लाल सिर्फ खून नहीं, ये वादा है। जिनकी जबान काट दी गई थी, उनकी कहानियां समंदर की लहरों ने रख ली। रात होते ही ये कहानियां वापस किनारे पर आती हैं। सुनने वाले चाहिए।
आदित्य ने पूरी ताकत से आंखें बंद की, सिर झटका और पीछे की ओर भागा, जंगल की तरफ। दौड़ते हुए उसे लगा जैसे रेत उसके पैरों को पकड़ रही हो, पर किसी तरह वह खंडहर के पास अपने टेंट तक पहुंच गया। उसने टेंट के अंदर घुसकर झिप बंद कर ली, जैसे पतले से कपड़े की दीवार उन आवाजों को रोक सकेगी जो उसके भीतर तक घुस चुकी थीं। टेंट के भीतर अंधेरा और गाढ़ा लग रहा था। उसकी एयर मैट्रेस के नीचे से हल्की कंपन आ रही थी, जैसे जमीन उसके नीचे जिंदा हो। उसने अपने बैग से फोन निकाला, कोई नेटवर्क नहीं। एयरप्लेन मोड ऑन ऑफ किया, फिर भी कुछ नहीं। उसने फ्लैशलाइट ऑन की, टेंट की छत देखी, बाहर कुछ घूम रहा था। टेंट की पतली कपड़े की परत पर दो लंबी सी परछाइयां घूमती हुई दिखीं, जैसे कोई बहुत लंबा इंसान चुपचाप टहल रहा हो, पर उसके पांव जमीन को छू नहीं रहे, बस हवा में फिसल रहे हैं। उन परछाइयों के साथ साथ कुछ जगह जगह से लाल धब्बे सा दिखा, जैसे किसी ने टेंट के ऊपर खून के छींटे मार दिए हों, पर वे बह नहीं रहे, वहीं जमे हुए थे। तभी टेंट के ऊपर से पट 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 की आवाज आने लगी, जैसे कोई ऊपर से उंगलियों से थपथपा रहा हो, पहले धीरे, फिर ज्यादा जोर से। टपक टपक टपक। कुछ गिरने लगा। उसने हाथ आगे बढ़ाकर महसूस किया, गीला और गर्म। उसके हाथ पर फिर वही लाल पदार्थ फैला हुआ था। वह घबराकर पीछे हट गया, दीवार से टकराया, और उसी समय टेंट की पतली दीवार के दूसरी तरफ से किसी की उंगलियों का दबाव महसूस हुआ। 5 नहीं, 6 जगह धंसी हुई लंबी उंगलियां, जो धीरे धीरे अंदर की तरफ सरक रही थीं, जैसे कपड़े को चीरकर अंदर घुसने की कोशिश कर रही हों। उसे अचानक बाहर से एक आवाज सुनाई दी, वही नाव वाला बूढ़ा जो उसे छोड़कर गया था। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वह लगातार कुछ बोल रहा था, किसी लोकल भाषा में, मंत्रों जैसा। शब्दों के बीच बीच में आदित्य थोड़ी थोड़ी हिंदी और टूटी अंग्रेजी भी पहचान पाया। बाहर मत आना, रात को आवाज देगी, पर दिखेगी नहीं, जवाब मत देना, नहीं तो नाम ले लेगी। आदित्य ने टेंट की जिप धीरे से खोली, बस थोड़ा सा कि बाहर झांक सके। बाहर लाल लाइट बंद हो चुकी थी, केवल चांदहीन रात और दूर समंदर की लाल चमक थी। सबसे डरावना यह था कि उसे बूढ़ा कहीं दिख नहीं रहा था, जबकि उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जैसे वह ठीक टेंट के बाहर खड़ा हो। आवाज फिर आई, इस बार साफ हिंदी में, लेकिन अजीब सी खिंची हुई। आदित्य, बेटा, बाहर आ, मैं तुझे ले चलूं वापस। उसके दिल की धड़कन रुक सी गई। उसने बूढ़े को अपना नाम कभी नहीं बताया था। वह जिप से और बाहर झांकने ही वाला था कि उसे याद आया, अभी कुछ देर पहले वही आवाज उसकी खुद की लाइन रिपीट कर रही थी। जो भी ये था, ये सिर्फ आवाजें चुरा नहीं सकता था, नाम भी जानता था। उसने घबराकर झिप वापस बंद कर दी और टेंट के कोने में सिमट कर बैठ गया। बाहर से आवाज लगातार आती रही, कभी नरम, कभी गुस्से में, कभी रोते हुए। आदित्य, बेटा, मैं हूं, बाहर आ, रात पूरी होने से पहले निकलना होगा, वरना तू भी कहानी बन जाएगा। टेंट के अंदर अचानक ठंड बढ़ने लगी, इतनी कि उसकी सांसें धुएं जैसी दिखने लगी। लेकिन अंडमान की उस भयंकर उमस भरी रात में ठंड, यह अस्वाभाविक था। उसने अपने जैकेट को कसकर लपेट लिया। ठंड के साथ साथ उसे एक और चीज महसूस होने लगी, कोई उसके पीछे, उसकी पीठ और टेंट की दीवार के बीच बिल्कुल करीब बैठा है। वह धीरे धीरे और पास खिसकता जा रहा था, जैसे उसकी पीठ से चिपककर सांस ले रहा हो। उसे अपनी गर्दन के पास किसी की नमी और ठंडी सांस का स्पर्श महसूस हुआ, कान के बिल्कुल नजदीक, उसी की आवाज में, लेकिन थोड़ा भारीपन के साथ फुसफुसाहट आई। कंटेंट चाहिए, डर नहीं, याद है?
वह चीखना चाहता था पर गला सूख गया। उसने हिम्मत करके एकदम से आगे की तरफ छलांग लगाई, टेंट की जिप पूरी खोल दी और बाहर भागा। पर बाहर जो दुनिया थी वह पहले जैसी नहीं रही थी। पेड़ अब इतने घने लग रहे थे कि आसमान दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि अभी कुछ घंटों पहले उसने तारे देखे थे। खंडहर की दीवारें ऊंची और भयानक हो गई थीं। उन पर किसी अनजानी भाषा में लाल निशान जो हल्के हल्के हिलते हुए लग रहे थे, जैसे उनमें भी जान हो। समंदर की आवाज और करीब लगी, जबकि वह असल में जंगल के भीतर था। उसे ऐसा लगने लगा कि दिशा बदल गई है, जैसे टापू खुद घूम रहा हो, रास्ते अपनी जगह बदल रहे हों। हर तरफ से उसे आवाजें आने लगीं, वीडियो के कमेंट्स की आवाजें जो वह रोज पढ़ता था। भाई थोड़ा और डेंजरस कंटेंट ला, कुछ तो फेक लगता है। एक रात किसी हॉन्टेड जगह पे अकेले गुजारो तब मजा आएगा। और अब वही आवाजें जंगल की गहराई से उठ रही थीं, जैसे हर पेड़ के अंदर कोई दर्शक कैद हो जो उससे और खून और डर और मौत की फुटेज मांग रहा हो। दूर उसे टिमटिमाती हुई एक रोशनी दिखी, जैसे किसी की टॉर्च। उसने सोचा कि शायद वो बूढ़ा ही होगा या कोई और मछुआरा। वह उस रोशनी की तरफ भागा, लगभग ठोकर खाते हुए, सांस उखड़ती हुई। पर जितना वह पास जाता, रोशनी उतनी ही थोड़ी दूर खिसक जाती, जैसे उसे खींचकर किसी खास जगह ले जा रही हो। अंत में रोशनी अचानक गायब हो गई और उसके सामने सिर्फ एक गहरा कुआं जैसा गड्ढा था, जिसके अंदर से हल्की लाल चमक आ रही थी। उसने गड्ढे के किनारे पर घुटने टेककर नीचे झांका। गड्ढा बहुत गहरा नहीं था, पर उसमें पानी नहीं था, बस नीचे काले पत्थरों पर फैला गाढ़ा लाल पदार्थ जो धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे सांस ले रहा हो। वह जैसे ही पीछे हटने लगा, पीछे से किसी ने उसके दोनों कंधों पर बर्फ जैसे ठंडे हाथ रख दिए और जबरदस्ती उसे झुकाकर नीचे की तरफ धकेलने लगा। उसने पूरी ताकत से विरोध किया, जमीन में उंगलियां गड़ा दी, पर वे उंगलियां मिट्टी और छोटे पत्थर खुरचती हुई अपने पीछे घसीटती चली गई और उसका चेहरा गड्ढे के बिल्कुल ऊपर आ गया। नीचे जो लाल परत थी, उसमें अब आकृतियां उभरने लगी, डूबे हुए चेहरे, खुले मुंह, कटे हुए गले, आंखों की जगह काले गड्ढे। उन सब का एक ही भाव था, दया की भीख और नफरत का जहर। उनमें से एक चेहरे ने अपना मुंह खोला और आदित्य ने साफ अपनी ही आवाज सुनी, कोच, अगर मैं जिंदा बचा तो इसे जरूर अपलोड करूंगा। फिर बाकी चेहरों ने उसी लाइन को दोहराना शुरू कर दिया, अलग अलग टोन में, अलग अलग उम्र की आवाजों में। बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द, सब उसकी लाइन बोल रहे थे, जैसे उसकी ही वीडियो का रिमिक्स बन गई हो, लेकिन चीखों की ताल पर। अचानक किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास फुसफुसाया, डाउनलोड मत करना, अपलोड कर देना। और फिर उसे एक जोर का धक्का महसूस हुआ। वह गड्ढे में गिरा नहीं, समय जैसे रुक गया। वह हवा में ही लटका रह गया, सिर नीचे, पांव ऊपर, और उसके चारों ओर सब कुछ उल्टा हो गया। पेड़ उल्टे लटकते दिखे, चांदनी अचानक लौट आई, लेकिन लाल और समंदर ऊपर की तरफ बहने लगा, जैसे आसमान की तरफ गिरता हो। उसके शरीर के चारों ओर एक अदृश्य ताकत की पकड़ थी, जो उसे मरोड़ रही थी, जैसे कोई बच्चे खिलौने को घुमाकर तोड़ने से पहले देखता है कि वो कितना झेल सकता है। उसकी रीढ़ की हर हड्डी के जोड़ से हल्की हल्की चटकने की आवाज आई, पर शरीर टूटा नहीं, बस एक अस्वाभाविक लोच में खिंच गया। नीचे गड्ढे से हाथ निकलने लगे, इंसानी नहीं, पर पूरी तरह जानवर भी नहीं। लंबे, चपटे 6 उंगलियों वाले, जिनके सिरों पर छोटे छोटे मुंह थे, जिनमें नुकीले दांत थे। वे हाथ उसके चेहरे, गर्दन, बाजुओं को छूने लगे, जैसे नया खिलौना हो, जिसे पहले परखा जा रहा हो कि कहां से सबसे ज्यादा चीख निकलेगी। हर उंगली के छूने से उसके दिमाग में अलग अलग यादें फटने लगीं। बचपन में पहली बार समंदर देखा था, मां ने हाथ पकड़ा था,
यूट्यूब का पहला वायरल वीडियो, पहला स्पॉन्सर, पहली बार किसी हॉन्टेड जगह पर फेक चीख मारकर लोगों को बेवकूफ बनाने का गिल्ट, जो उसने तब अनदेखा कर दिया था, पर अब हर झूठी चीख उसे सचमुच के दर्द के साथ याद दिलाई जा रही थी। आवाज आई, तू डर बेचता रहा। हमने इंतजार किया कि कब तू खुद डर बनकर यहां आएगा। आज तू सिर्फ स्टोरी नहीं बनाएगा, तू खुद स्टोरी बन जाएगा। और इस टापू पर कहानियां खत्म नहीं होती, बस दोहराई जाती हैं। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। आदित्य को नहीं पता कितना समय बीत गया। जब उसने आंखें खोली तो खुद को उसी चबूतरे पर लेटा पाया। टेंट गायब था, लाल लाइट टूटकर किनारे पर पड़ी थी और आसमान में हल्की सी भोर की रोशनी फैल रही थी। पक्षियों की आवाजें लौट आई थीं। समंदर सामान्य नीला दिख रहा था, जैसे रात का सारा लाल रंग किसी ने धोकर मिटा दिया हो। उसका शरीर दर्द से टूट रहा था, पर हड्डियां सलामत थीं। उसने मुश्किल से उठकर बैठने की कोशिश की, फिर खड़ा हो गया। जमीन पर उसके घसीटने के निशान थे, गड्ढे तक जाते हुए। लेकिन वहां गड्ढा नहीं था, सिर्फ थोड़ी गीली काली मिट्टी और कुछ अनजाने गोल गड्ढे, जैसे किसी ने अंगूठा गाड़ा हो। उसने घबराकर अपना कैमरा ढूंढा। वह चबूतरे पर ही पड़ा था, लेकिन साफ, बिना किसी स्क्रैच के। उसने उसे उठाकर तुरंत चेक किया, बैटरी लगी थी। कैमरा ऑन हुआ और स्क्रीन पर मेमोरी कार्ड की इंडिकेटर चली। उसकी रिकॉर्डिंग इंटैक्ट थी। उसने ट्रेम्बलिंग फिंगर्स से प्लेबैक किया। स्क्रीन पर बस वही दिखा जो उसने शुरुआत में शूट किया था, इंट्रो, खंडहर, टेंट लगाना। लेकिन जैसे ही वह उस हिस्से पर पहुंचा जहां उसकी आवाज दोहराई गई थी, वीडियो अचानक ब्लैक हो गया, स्टैटिक आया और फिर खुद ब खुद अगले क्लिप पर जंप कर गया। हर बार जहां असली डर शुरू होना चाहिए था, वहां वीडियो कट होकर आगे चला जाता। ऐसा था जैसे किसी ने पूरी रात की फुटेज को एडिट करके क्लीन कर दिया हो, सारे हॉरर हिस्से निकालकर फेंक दिए हों। उसके मन में अजीब सा गुस्सा और डर मिला जुला आया। क्या यह सब मैंने हेलुसिनेट किया? उसने खुद से पूछा। तभी उसे स्क्रीन पर कुछ नजर आया, आखिरी क्लिप, जो उसने रिकॉर्ड ही नहीं की थी। उसने प्ले दबाया। स्क्रीन पर रात का वही दृश्य था, टेंट गायब, चबूतरे पर सिर्फ लाल लाइट और कैमरा किसी अदृश्य ट्राइपॉड पर सेट। फ्रेम में आदित्य खुद दिखाई दिया, लेकिन उसका चेहरा कुछ अलग था। आंखें थोड़ी ज्यादा गहरी और काली दिख रही थीं। होंठों पर एक बहुत हल्की अजीब सी मुस्कान, जिसमें थकान नहीं, बल्कि जैसे किसी पुराने राज्य का सुकून हो। स्क्रीन वाला आदित्य कैमरे की तरफ देखकर बोला, गाइस, ये शायद मेरी सबसे डेंजरस वीडियो होगी। यहां कुछ ऐसा है जो चाहती है कि इसकी कहानी दुनिया तक पहुंचे। मैं रात भर जो भी हुआ सब तुम्हें दिखाऊंगा, बिना कट, बिना फेक। असल आदित्य की सांस अटक गई। उसे ये शब्द याद नहीं थे। उसने ये लाइन बोली ही नहीं थी। स्क्रीन वाला वो बोलता रहा, अगर तुम्हें ये वीडियो देख रहे हो तो समझ जाना कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, रात को जब भी समुद्र के वीडियो देखो, उसमें से अगर तुम्हें कहीं दूर लाल पानी दिखे तो क्लिक मत करना। कुछ लिंक्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक बार खुलते हैं और फिर कभी बंद नहीं होते। वीडियो वहीं स्टैटिक के साथ बंद हो गया। आदित्य को दूर से नाव की आवाज सुनाई दी, इंजन की हल्की सी घरघराहट। उसने कैमरा बैग में डाला, बैग कंधे पर लादा और लड़खड़ाते कदमों से समुद्र तट की ओर चल पड़ा। बूढ़ा नाव वाला तट पर इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें गहरी, चेहरा गंभीर। उसने कुछ नहीं पूछा, बस आदित्य को देखते ही कहा, चलो, सूरज निकल गया। यहां का हिसाब अब दिन का नहीं होता। नाव पर बैठते ही आदित्य ने पीछे मुड़कर टापू की ओर देखा। पेड़ सामान्य दिख रहे थे, खंडहर आधे धन से हुए, समंदर नीला। कहीं कोई लाल निशान नहीं, कोई अजीब परछाई नहीं। उसे लगा शायद सब उसका दिमाग था, एग्जॉस्शन, डर और कहानियों का असर।
पर जैसे ही नाव थोड़ी दूरी पर गई, उसे लगा कि पानी का रंग एक क्षण के लिए हल्का सा गाढ़ा हुआ, जैसे समुद्र के अंदर से किसी ने आंख खोलकर उसे देखा हो। उसने पलकें झपकाईं, सब सामान्य हो गया। कई हफ्तों बाद शहर लौटकर आदित्य ने वीडियो एडिट करना शुरू किया। उसे लगा कि भले ही फुटेज में वो सब नहीं है, लेकिन खंडहर, रात, टेंट इतनी तो है कि वह एक मॉडरेटली अच्छा वीडियो बना सकता है। उसने क्लिप्स को टाइमलाइन पर रखा, ट्रांजिशन डाले, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया। जब वह आखिरी पर पहुंचा तो उसे वही अजीब वाली क्लिप मिली जो उसने रिकॉर्ड नहीं की थी। उसने फ्रेम बाय फ्रेम देखा, हर फ्रेम में उसका चेहरा थोड़ा थोड़ा बदलता दिख रहा था, जैसे किसी ने धीमे धीमे उसकी आंखों को और गहरा और खाली बनाया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वह क्लिप डिलीट नहीं हो रही थी। वह जितनी बार डिलीट करता, उतनी बार प्रोजेक्ट के एंड में खुद ब खुद लौट आती। अंत में उसने हार मानकर सोचा, शायद यह कोई ग्लिच है, इससे स्टोरी थोड़ी मिस्टीरियस लग जाएगी। उसने पूरा वीडियो रेंडर किया और यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। टाइटल रखा, रेड वाटर्स ऑफ एंडमान, रियल स्टोरी, नो फेक। थंबनेल में उसने खंडहर के पीछे हल्के से लाल ओशन का इफेक्ट दे दिया। वीडियो लाइव होते ही व्यूज तेजी से बढ़ने लगे। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। भाई, लास्ट में तू थोड़ा डिफरेंट लग रहा था। जंगल वाली जगह में बैकग्राउंड में किसी का शैडो दिखा। 12:47 पर पॉज करके देखो। मेरे साथ भी अजीब हुआ। मैं ये वीडियो देखते देखते सो गया और रात में सपने में वही टापू दिखा। कुछ लोगों ने लिखा कि वीडियो के बीच में अचानक उनकी स्क्रीन पर लाल पानी जैसा फ्लिकर आया, जबकि वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था। किसी ने लिखा कि उसके स्पीकर से वीडियो बंद होने के बाद भी हल्की हंसी की आवाज आती रही। कुछ ने क्लेम किया कि वीडियो देखते वक्त उनका नेट अपने आप खराब हो गया, पर सिर्फ यूट्यूब पर वो वीडियो चलता रहा। आदित्य ने शुरुआत में इसे एग्जैजरेशन समझा। उसे लगा लोगों को ड्रामा पसंद है और व्यूज मिल रहे हैं, बस। लेकिन फिर एक दिन उसे एक लिंक मिला, किसी ने उसका ही वीडियो री अपलोड कर दिया था, पर डिस्क्रिप्शन में लिखा था, ओरिजिनल वीडियो वाज एडिटेड, दिस इज व्हाट रियली हैपेंड। उसने क्यूरियोसिटी में वो लिंक क्लिक किया। वीडियो खुला। इसमें वही फुटेज थी जो उसने शूट की थी, पर इस बार कट नहीं हुए थे। जहां उसकी असली रात की दहशत शुरू हुई थी, वहीं से फुटेज खुल चुकी थी। उसे खुद को गिरते, घसीटते, चीखते हुए, गड्ढे के किनारे ले जाते हुए, लाल पानी में झांकते हुए साफ दिख रहा था। स्क्रीन हिल रही थी, कभी कभी खुद ब खुद जूम इन हो रही थी, जैसे कैमरा किसी और के हाथ में हो जो सिर्फ सबसे डरावनी चीज कैद करना चाहता हो। सबसे भयावह था वीडियो का लास्ट फ्रेम। उसमें आदित्य कैमरा के बिल्कुल सामने खड़ा था। वही अजीब मुस्कान, वही गहरी काली आंखें। उसने सीधे लेंस में देखकर वही वाक्य दोहराया जो टापू ने रात में उसके दिमाग में उकेरा था। कुछ लिंक्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक बार खुलते हैं और फिर कभी बंद नहीं होते। वीडियो वहीं फ्रीज हो गया। प्लेयर की टाइमलाइन आगे बढ़ती रही, पर स्क्रीन नहीं बदली। उसने टैब बंद करने की कोशिश की, Alt+F4 दबाया, ब्राउजर बंद करना चाहा, पर सब बेकार। स्क्रीन पर उसका ओन चेहरा, काली आंखें और मुस्कान लगी रही, जैसे अब मॉनिटर के अंदर नहीं, बाहर से उसे देख रही हो। तभी स्पीकर से बहुत हल्की सी आवाज आई, उसकी ही आवाज, थोड़ी भारी। कंटेंट चाहिए, डर नहीं। अब तू भी दर्शक नहीं रहा आदित्य, अब तू भी स्टोरी का हिस्सा है। और हर व्यूअर जो इसे देखेगा, उसके कमरे में भी थोड़ा सा लाल पानी भर जाएगा। स्क्रीन पर उसके फ्रोजन चेहरे की आंखें अचानक हिली। कहीं बहुत दूर अंडमान के उस फॉरगॉटन टापू पर रात फिर से उतर रही थी। समंदर की लहरें हल्के हल्के लाल होने लगी थीं और खंडहर के चबूतरे पर टूटे पत्थरों के बीच किसी अदृश्य कैमरे की रेड लाइट दोबारा ब्लिंक कर रही थी, रिकॉर्डिंग ऑन, बिना किसी इंसानी हाथ के। और अगर कभी तुमने भी रात के सन्नाटे में हेडफोन लगाकर कितनी वीडियोस स्क्रॉल करते करते अचानक कोई ऐसा वीडियो देख लिया हो जिसमें समंदर का पानी तुम्हें थोड़ा ज्यादा गाढ़ा, थोड़ा ज्यादा लाल लगे,
तो बस ये याद रखना, शायद वही टापू तुम्हारी स्क्रीन के पार से तुम्हें देख रहा हो। और अगर वीडियो बंद करने के बाद भी तुम्हें लगने लगे कि कोई तुम्हारी ही आवाज दोहरा रहा है, बहुत पास आकर तुम्हारे कान में फुसफुसा रहा है, कंटेंट चाहिए, डर नहीं, तो समझ जाना कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बस अब अगला हिस्सा तुम्हारे कमरे में लिखा जाएगा। आदित्य शहर लौट आया था, लेकिन शहर वही था, वह नहीं। भीड़ अब भी सिग्नलों पर निश्चिंत चलती थी, गाड़ियां हॉर्न बजाती थीं, लोग हंसते थे, लेकिन उसे सब दूर से आता हुआ लगता था, जैसे किसी एक्वेरियम के बाहर खड़े व्यक्ति को पानी के भीतर की आवाजें सुनाई दें, दबे दबे, विकृत और धीमे। वह अपने कमरे में बैठा था, लैपटॉप सामने खुला था, स्क्रीन पर वही वीडियो, उसके चैनल का नाउ मोस्ट वायरल कंटेंट। 2 मिलियन व्यूज, फिर 5, फिर 8 नंबर रुकते ही नहीं थे। कमेंट्स भी नहीं। लोग लिख रहे थे कि उन्हें वीडियो में वो दिखा जो असल फिल्म में नहीं था। किसी ने लिखा था, वीडियो के बैकग्राउंड में एक और चेहरा है, लेकिन वो तुम्हारा नहीं। किसी और ने लिखा था, लाइट बंद करके देखा, गलती हो गई, अब घर में आवाजें आती हैं। आदित्य को लगा लोग एग्जैजरेट कर रहे हैं। इंटरनेट पर डर बनाना आसान है, लेकिन जब उसने आखिरी कमेंट पढ़ा तो उसके अंदर कुछ ठंडा सा जम गया। मैंने वीडियो डाउनलोड किया था, अब उसे डिलीट नहीं कर पा रहा। रात भर मेरे स्पीकर से पानी की आवाज आती रही और सुबह फोन स्क्रीन पर लाल स्टेन्स थे। क्या ये मजाक है? उसका दिल तेजी से धड़का। वह स्क्रीन बंद करना चाहता था, लेकिन उसका कर्सर मूव ही नहीं हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य फोर्स उसे रोक रही हो। तभी उसकी स्क्रीन फ्लिकर हुई और पूरी विंडो मिनिमाइज होकर अपने आप ओपन हो गई, प्रॉपर्टीज विंडो। और वहां साइज लिखा था 666.6 मेगाबाइट। उसने माथा पकड़ा। कोइंसिडेंस, बस कोइंसिडेंस। लेकिन तभी फाइल के नीचे एक नया फील्ड उभरा जिसमें लिखा था, लास्ट मॉडिफाइड नॉट बाय यू। उसके गले की नली सूख गई, सांस भारी हो गई। उस रात उसने लैपटॉप बंद किया, लाइट्स ऑफ की और सोने की कोशिश की। कमरे में अंधेरा सामान्य था, मगर उसकी आंखें बंद होते ही उसे फिर वही समुद्र दिखने लगा। लाल पानी, टूटे पत्थर, आवाजें। उसने खुद को घसीटकर स्लीप मोड में धकेला, लेकिन नींद आई ही नहीं। फिर उसने सुना वही हल्की आवाज, जैसे पानी के अंदर कोई बोल रहा हो, धुंधली, धीमी, लेकिन साफ। आदित्य जाग रहा है। उसकी आंखें एक झटके में खुल गईं। कमरा अंधेरे में सुरक्षित होना चाहिए था, लेकिन कोने में रखा उसका लैपटॉप खुद ब खुद ऑन हो चुका था। स्क्रीन पर कोई वीडियो नहीं, सिर्फ एक ब्लैक बैकग्राउंड और उसमें एक छोटा सा लाल डॉट REC। उसके दिल में सन्नाटा छा गया। यह कैमरा मोड था, वह उसे रिकॉर्ड कर रहा था। उसने उठकर स्क्रीन बंद करनी चाहिए, लेकिन जितना वह पास जाता, स्क्रीन उससे दूर धुंधली होती जाती, जैसे मॉनिटर कोई साधारण ऑब्जेक्ट नहीं, बल्कि कोई दरवाजा हो जो उसकी तरफ खुल रहा हो और वह भीतर जा रहा हो। अचानक उसी ब्लैक फ्रेम पर एक आकृति उभरी, पतली, लंबी, इंसानी शरीर जैसी, मगर चेहरा धुंधला। वह शेप स्क्रीन की दूसरी तरफ नहीं थी, वह जैसे लैपटॉप के ग्लास लेयर के अंदर ट्रैप्ड थी और बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर भीतर से दब रही थीं, वही 6 उंगलियां, चपटे, सक्शन कप जैसे निशानों वाली। स्क्रीन के अंदर वो उंगलियां सरक रही थीं, आवाज के साथ, स्क्र स्क्रच स्क्र। आदित्य पीछे हट गया, शरीर कांपने लगा। उसने दीवार को टटोला, स्विच ऑन किया और जैसे ही लाइट जली, स्क्रीन ब्लैक होकर नॉर्मल डेस्कटॉप पर लौट आई। वह ठंडी सांस छोड़कर जमीन पर बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। लेकिन आवाज अभी भी आ रही थी, इस बार उसके बिल्कुल पीछे से।
रोशनी से बच जाते हो। कितना प्यारा सोचा तुमने। उसका दिल एकदम खाली हो गया। वह आवाज उसकी अपनी थी, लेकिन उसमें कहीं दूर समुद्री अंडरटोन था, जैसे किसी ने उसकी आवाज गहरे अनजाने कुएं में रिकॉर्ड करके वापस लौटाई हो। वह धीरे धीरे मुड़ा। वहां कोई नहीं था, लेकिन कमरा खाली नहीं लग रहा था। हवा भारी थी, जैसे किसी के सांस लेने से कमरे का दबाव बदल रहा हो। वह बिस्तर पर बैठा खुद को समझाता रहा, मैं थक गया हूं, हेलुसिनेशन है, एग्जॉस्शन है। उसी क्षण उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर अननोन नंबर। उसने हिम्मत करके कॉल उठाया। हेलो, कौन? पहली कुछ सेकंड कोई आवाज नहीं, फिर फेंट वाटरी एको, जैसे समुद्री कैवन के अंदर कोई बोल रहा हो, तुमने वीडियो अपलोड किया, अब रास्ता खुल गया। आदित्य का सिर घूम गया। उसने फोन काट दिया और स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन फोन खुद ब खुद वापस ऑन हुआ और स्पीकर मोड में वही आवाज दोहराई गई। अब दर्शक और कहानी अलग नहीं। जिसने देखा वो बुलाया गया, और लिंक अब स्क्रीन नहीं खून में चलेगा। फोन एकदम ब्लैक हो गया और स्क्रीन पर धीरे धीरे एक लाइन उभरी खून के रंग में। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग इन 0300 AM। नीचे टाइमर चल रहा था। आदित्य ने फोन बेड पर फेंका, जैकेट उठाया और कमरे से बाहर निकल गया। वो सड़क पे भाग रहा था, बिना सोचे कि कहां जाना है, बस दूर। लेकिन शहर बदल चुका था। जहां स्ट्रीट लाइट्स होनी चाहिए थीं, वहां धुंधली लाल झिलमिलाहट थी, जैसे नॉर्मल येलो बल्ब्स में किसी ने इनविजिबल लाल परत चढ़ा दी हो। सड़क किनारे पोस्टर्स, बिलबोर्ड्स सब नजरों में आते ही सटल बदल गए, जैसे ग्लिचेस में हर चेहरे की आंखें ब्लैक हो जाती, फिर नॉर्मल, फिर ब्लैक, बार बार। एक बिल्डिंग के ग्लास में उसने खुद का रिफ्लेक्शन देखा, लेकिन सामने वाला वो मुस्कुरा रहा था, जबकि असली आदित्य डरा हुआ था। वह रिफ्लेक्शन स्थिर नहीं था। वह धीरे धीरे होंठ हिलाकर बोल रहा था, बिना आवाज के, लेकिन संवाद साफ था। तुम जल्द ही समझोगे, इंटरनेट सिर्फ स्क्रीन नहीं, गेटवे 1 है। उसने जोर से आंखें बंद की और जब खोली तो रिफ्लेक्शन नॉर्मल था। उसने तुरंत नजर फेर ली और चलने लगा, मगर तभी एक कार उसके सामने रुकी। उसका दोस्त रवि बाहर निकला। भाई, क्या हाल बना रखा है? मैंने वीडियो देखा, तू ठीक है? आदित्य घबराई हुई आवाज में बोला, कुछ ठीक नहीं है। ये सिर्फ वीडियो नहीं है, कुछ मेरे पीछे है, स्क्रीन, आवाजें, लोग मर रहे हैं। रवि हंसा। भाई, तू ओवर थिंकिंग कर रहा है, वायरल हो गया, बस दिमाग ओवरलोड हुआ है। आदित्य चिल्लाया, नहीं रवि, तू समझ नहीं रहा। उसी पल रवि का फोन रिंग हुआ। उसने कैजुअली उठाया। हां बोल। फोन से वही वाटरी आवाज आई, वेलकम न्यू व्यूअर। रवि का चेहरा फीका पड़ गया। उसने फोन गिरा दिया। फोन के स्पीकर से फिर आवाज आई, इस बार साफ, भारी और आदेश जैसी। लुक एट द स्क्रीन। फोन की ब्लैक स्क्रीन पर एक सिलहूट उभरी, वही लंबी आकृति। रवि धीरे धीरे झुककर फोन उठाने लगा, जैसे किसी हाइपोसिस में हो। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत देख। लेकिन रवि की आंखें अब उसकी नहीं थीं। वो फोन को घूर रहा था, जैसे उससे इनविजिबल धागे खींच रहे हों। स्क्रीन पर अब स्टैटिक था और बीच में एक सर्कल बना, रेड रिकॉर्ड सर्कल, लेकिन वो फ्लिकर कर रहा था जैसे हार्ट बीट। रवि ने फोन को अपने चेहरे के करीब किया। उसकी आंखों से लाल लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी। तुम भी रिकॉर्डिंग हो, फोन की आवाज बोली। और फिर रवि ने धीरे धीरे अपनी गर्दन तोड़ दी, जैसे कोई पपेट जिसकी स्ट्रिंग्स गलत जगह खींच दी गई हों। डैश डैश स्नैप। आदित्य चीख भी नहीं पाया। उसका गला फ्रीज हो गया। रवि जमीन पर गिर गया, लेकिन वही फोन उसकी मुट्ठी में मजबूती से बंद रहा और उसकी लाइफलेस आंखें भी खुली रहीं, ब्लैक, एम्प्टी, ग्लासी। फोन की स्क्रीन ऑटो रोटेट हुई और रिकॉर्डिंग मोड में चली गई उसकी डेड बॉडी फ्रेम में।
ऊपर टेक्स्ट उभरा, अपलोडिंग 1%, 2%। आदित्य उल्टा भागा, पसीना, डर, सांस सब टूट रहे थे। उसके पैर भारी हो रहे थे, जैसे जमीन उसे पकड़ रही हो। लेकिन भागते हुए उसे अचानक एहसास हुआ, सड़क पर खड़े लोग उसे घूर रहे थे। हर चेहरे की आंखें ब्लैक थीं, हर हाथ में फोन था, हर स्क्रीन लाल चमक रही थी और सबकी आवाज एक साथ फुसफुसाई, दर्शक नहीं बचते, वे अगला एपिसोड बनते हैं। आदित्य के कानों में वही समुद्री लहरें गूंजने लगीं, लेकिन अब वह आवाज समुद्र की नहीं थी। वे हजारों ट्रैप्ड आवाजों की थीं, उन सब की जिन्होंने वीडियो देखा था। उसकी विजन धुंधली होने लगी, शहर की लाइट्स टूटकर लाल धुंध में बदलने लगीं और हर सरफेस, दीवार, बोतल, स्क्रीन, कांच, सब पर वही 6 उंगलियों वाले निशान उभर आए। उसकी नब्ज धीमी पड़ने लगी, लेकिन आवाज अब भी अंदर बोल रही थी। टापू अब सिर्फ जगह नहीं रहा, नेटवर्क बन गया है। आदित्य जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन बेहोश होने से थोड़ी पहले उसने अपने खुद के फोन की स्क्रीन ऑन होती देखी बिना उसे छुए। स्क्रीन पर टाइमर फिर उभर आया। नेक्स्ट फेज विल बिगिन इन 24 घंटे। यू आर द सिग्नल नाउ। और आखिरी शब्द उसके दिमाग में खुद को दोहराते गए, जैसे टैटू बन रहे हों। कहानी अब फैल चुकी है। आदित्य ने जब होश संभाला तो उसे सबसे पहले आवाजें नहीं, सन्नाटा सुनाई दिया। ऐसा सन्नाटा जो कानों में बजता है, जैसे किसी ने सारे बाहरी साउंड्स म्यूट कर दिए हों और सिर्फ अंदर के खून की सरसराहट छोड़ दी हो। उसने धीरे से आंखें खोली। वह अपने ही कमरे में था। वही छत, वही पंखा, वही दीवार पर लगी पुरानी ट्रैवल फोटो जिसमें वो कहीं पहाड़ों पर मुस्कुरा रहा था। सब सामान्य दिख रहा था। सिर्फ एक चीज गलत थी। खिड़की के पर्दे से छनकर जो रोशनी आ रही थी उसमें हल्की सी लाल झाई थी, जबकि बाहर का आसमान बादलों से घिरा ग्रे होना चाहिए था। उसने उठने की कोशिश की तो बाजू में तेज चुभन हुई। उसने आस्तीन ऊपर की, उसकी त्वचा पर लाल उभरा हुआ निशान था, जैसे किसी ने हथेली रखकर जोर से दबाया हो। 5 नहीं, 6 लंबी उंगलियों का निशान जो त्वचा के अंदर तक धंसा हुआ लग रहा था। उंगलियों के सिरों पर छोटी छोटी गोल गोलाई, जैसे सक्शन कप। वह इसे छूते ही कांप गया। निशान गर्म था, बाकी शरीर ठंडा। उसके बगल में मोबाइल रखा था, स्क्रीन बंद। जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी, फोन खुद ब खुद वाइब्रेट हुआ और स्क्रीन ऑन हो गई बिना किसी नोटिफिकेशन के। सिर्फ लॉक स्क्रीन पर टाइम दिखा, 2:59 सुबह। नीचे बहुत हल्के ग्रे में, जैसे सिस्टम ने खुद लिखा हो, एक वाक्य उभरा, नेक्स्ट फेज स्टार्टिंग इन 00:00:09। टाइमर चल रहा था, निर्जीव, मैकेनिकल, लेकिन उसके दिल की धड़कन के साथ सिंक में। 59। आदित्य के गले में सांस अटक गई। नहीं, अभी नहीं, मैंने कुछ किया ही क्या। उसने घबराकर फोन उठा लिया और पावर बटन दबाना शुरू किया, पर स्क्रीन बंद नहीं हुई। टाइमर टिक टिक करता रहा। उसने पैनिक में फोन को कमरे के दूसरे कोने में फेंक दिया। फोन दीवार से टकराया, पर स्क्रीन नहीं टूटी। सिर्फ एक पल के लिए स्टैटिक चमका और फिर वही टाइमर। अब साउंड भी आ गया था, हर सेकंड के साथ हल्की पानी की बूंद गिरने जैसी आवाज। टप टप। कमरा अचानक और भी छोटा लगने लगा। दीवारें थोड़ा थोड़ा करीब आती महसूस हुईं। उसकी सांसें तेज हो गईं। 20, 19, 18। उसे अचानक याद आया, तुम अब सिग्नल हो। वो शब्द जैसे मस्तिष्क में किसी ने कील से टांक दिए हों। यदि वो सिग्नल है तो ये टाइमर सिर्फ उसके लिए नहीं, किसी और के लिए भी होगा, हर कहीं। उसने दरवाजे की ओर देखा।
हैंडल अपने आप हिल रहा था, जैसे बाहर कोई बहुत हल्के से उसे टेस्ट कर रहा हो। जोर से नहीं, बस इतना कि पता चल जाए कि अंदर कोई जाग रहा है या नहीं। 10, 9, 8। कमरे की ट्यूबलाइट बिना स्विच छुए फ्लिकर होने लगी। हर फ्लिकर के साथ उसे दीवार पर अपनी खुद की परछाई दिखाई देती, लेकिन शैडो स्थिर नहीं थी। कभी शैडो का सिर थोड़ा तिरछा हो जाता, कभी गर्दन अस्वाभाविक रूप से लंबी दिखती, कभी आंखें खाली गड्ढों जैसी। 3, 2, 1। फोन की स्क्रीन पर टाइमर रुका। 1 सेकंड के लिए सब कुछ ठहर गया, पंखा, सांस, रोशनी, सब जैसे समय ने ब्रेक्स लगा दिए हों। फिर अचानक स्क्रीन काली हुई, फिर उस पर लाल पानी की वेव्स दिखाई दी। कोई इंटरफेस नहीं, कोई आइकॉन नहीं, सिर्फ समंदर, ऐसा जैसे उसने फोन नहीं, उसी टापू का छोटा सा हिस्सा हाथ में पकड़ रखा हो। वेव्स धीरे धीरे हिल रही थीं, इतनी धीमी कि किसी को लगे वीडियो फ्रीज है, लेकिन नहीं, हर लहर के साथ रेड की गहराई थोड़ी बदल जाती। उस लहरों की आवाज फोन के स्पीकर से नहीं, कमरे की हवा से आ रही थी। उसी समंदर के बीच से एक अंधेरी आकृति उभरी, वही लंबी, पतली, चेहरा बिना फीचर्स के। उसने स्क्रीन के भीतर से सीधे आदित्य की ओर देखा, या शायद उसकी आंखें न होने के बावजूद उसे देख ही रही थीं। फोन में से आवाज आई, इस बार न समुद्री डिस्टॉर्शन, न किसी और की मिमिक्री। यह उसकी अपनी आवाज थी, लेकिन अंदर से खोखली। फेज 2 शुरू हो चुका है। अब तू अकेला नहीं, हर व्यूअर एक दरवाजा है, और दरवाजों को बंद करने की अनुमति किसी ने नहीं दी। आदित्य ने अचानक कमरे की हल्की गुंजन में एक और साउंड महसूस की, नोटिफिकेशंस की। कॉर्नर में रखे पुराने लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई थी। उसका टैबलेट, जो हफ्तों से ऑफ था, खुद चार्ज होते समय जैसा सिंबल दिखा रहा था। यहां तक कि कमरे के उस कोने में रखने वाली स्मार्ट घड़ी की स्क्रीन पर भी लाल डॉट चमक उठा। हर डिवाइस एक साथ वाइब्रेट, ब्लिंक और हम कर रहा था, जैसे इनविजिबल नेटवर्क से एक ही सिग्नल मिल रहा हो। फोन की स्क्रीन पर अब एक नया इंटरफेस उभरा, एनालिटिक्स जैसा, लेकिन यह यूट्यूब का नहीं था। टॉप पर लिखा था, करंट रीच 2,07,84,321 व्यूअर्स। नीचे क्लेम्ड 0000023। उन नंबर्स के नीचे एक लाइन जो धीरे धीरे शब्दों में बदल रही थी, अनक्लेम्ड व्यूअर्स विल बी प्रोसेस्ड। आदित्य ने हिस्टेरिकल होकर चिल्लाया, ये क्या है? तुम क्या चाहते हो? मुझे क्यों चुना? फोन में से कई आवाजें एक साथ आईं। औरतें, बच्चे, बूढ़े, अंग्रेजी, हिंदी, अजीब डायलेक्ट्स, सब मिलकर एक कोरस बने जो एक ही वाक्य दोहरा रहा था, हम नहीं, समंदर चाहता है कि कहानी सुनी जाए। पहले ये लेजेंड था, फिर लोककथा, फिर डरावनी बात, पर जिसने भी डर बेचा उसको उसकी असली कीमत चुकानी पड़ती है। तूने डर को कंटेंट बना दिया, अब कंटेंट तुझे बना देगा। उसने फोन को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा और पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। इस बार स्क्रीन सच में टूट गई, ऊपर से स्पाइडर वेब जैसी क्रैक फैल गई, पर डिस्प्ले बंद नहीं हुआ। क्रैक्स के नीचे से हल्की लाल रोशनी निकल रही थी, जैसे किसी ने ग्लास के पीछे लिक्विड भर रखा हो। कुछ सेकंड बाद क्रैक्स में से एक पतली लाल बूंद बाहर निकलकर फर्श पर गिरी और वहीं फैलने लगी जैसे जिंदा हो। आदित्य की नसें जाम हो गईं। वो लड़खड़ाता हुआ पीछे हटते हटते दीवार से लग गया। उसकी पीठ पर कुछ ठंडा सा लगा। उसने मुड़कर देखा, दीवार पर पानी का हल्का निशान था, जैसे किसी ने पीछे से दीवार पर अपनी हथेली टिकाई हो। हाथ का आकार लंबा, उंगलियां 6, वही निशान, लेकिन इस बार पानी नहीं, लाल पतली लेयर। दीवार ने भी सिग्नल पकड़ लिया था। ठक ठक ठक। आवाज इस बार दरवाजे से नहीं आई, खिड़की से भी नहीं। ये साउंड उसके सिर के अंदर से आई,
जैसे कोई अंदर से खोपड़ी पर उंगलियां मार रहा हो। वह सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। तभी अचानक आवाज बंद हो गई। कमरे में फिर वही भारी सन्नाटा छा गया। डिवाइसेस ने खुद को नॉर्मल दिखाना शुरू कर दिया। फोन की स्क्रीन अब ऑफ थी, लैपटॉप स्लीप मोड में, टैबलेट ब्लैंक, वॉच की स्क्रीन पर सिर्फ टाइम। आदित्य कांपते हुए उठा, जैकेट पहनी और बिना कुछ सोचे कमरे से बाहर निकल गया। सीढ़ियां उतरते वक्त उसे एहसास हुआ कि नीचे लॉबी में ही एक और चीज उसका इंतजार कर रही है। ग्राउंड फ्लोर पर मेन गेट के पास 2 पुलिस वाले खड़े थे। उनके बीच में एक मध्यम उम्र का इंस्पेक्टर, कड़क चेहरे वाला, आंखों में सस्पिशन की स्थायी रेखा। आदित्य वर्मा। उसने हां में सिर हिलाया। गला सूखा था। इंस्पेक्टर ने फाइल से कुछ पेपर्स निकाले। कल रात तुम्हारे दोस्त रवि की मौत हुई। सीसीटीवी फुटेज में तुम उसके साथ दिखे थे। फिर वो अचानक गिरा और उसकी गर्दन, वो थोड़ा झिझका। अजीब तरीके से टूटी। लोग कह रहे हैं आत्महत्या नहीं लगती। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, कुछ सवाल हैं। आदित्य के लिए यह शौक अलग था, लेकिन अब डर की सहन शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि वो बस सुन्न हो गया। उसने चुपचाप सिर झुकाया और उनके साथ चल पड़ा। पुलिस स्टेशन के भीतर जाते ही उसे एक अजीब सी फेमिलियरिटी महसूस हुई। दीवारों पर लगे पुराने फैंस, टेबल पर रखा चाय का गिलास, टाइपराइटर की जगह अब कंप्यूटर और हर तरफ सीसीटीवी मॉनिटर। इतनी सारी स्क्रीन देखकर उसका दिल तेज धड़कने लगा। इंस्पेक्टर उसे एक कमरे में ले गया, जहां एक बड़ी स्क्रीन दीवार पर लगी थी और सामने कुर्सियां। बैठो, ये देखो। उन्होंने रिमोट से फुटेज चलाया सिटी के उस कॉर्नर की जहां रवि और आदित्य थे। वीडियो में सब सामान्य दिख रहा था। रात का समय, स्ट्रीट लाइट, कार, आदित्य का भागता हुआ आना, रवि का उतरना, दोनों की बातचीत जो आवाज के बिना सिर्फ जेस्चर्स से समझ में आ रही थी। फिर रवि का फोन उठाना और अचानक उसका शरीर झटके से स्टिफ होकर पीछे की ओर मुड़ जाना। स्नैप, वो गिर गया। इंस्पेक्टर ने स्क्रीन पॉज कर दी। ये फुटेज हमने फोरेंसिक वालों को भेजा है। उन्होंने कहा, नेक एंगल नॉर्मल फॉल जैसा नहीं है, पर हमारे लिए बिगेस्ट सवाल यह है, उस वक्त तुम्हारे हाथ में क्या था? उन्होंने प्ले दबाया, झूम किया। स्क्रीन में आदित्य क्लियरली दिख रहा था। उसके हाथ खाली थे। किसी फोन, किसी ऑब्जेक्ट का संकेत नहीं था। आदित्य फुसफुसाया, फिर फोन? इंस्पेक्टर ने भौहें चढ़ाईं। कौन सा फोन? रवि के हाथ में जो फोन था, जिससे आवाज आई, जिसने। इंस्पेक्टर ने रिमोट से टाइम आगे बढ़ाया। रवि की बॉडी गिरने के कुछ सेकंड बाद 2 राहगीर भागकर आते हैं। हड़बड़ी, चीखें, केओस, लेकिन किसी के हाथ में कोई फोन नहीं। रवि की पॉकेट्स भी खाली दिखाई दे रही थीं। फुटेज में कहीं फोन नहीं था। आदित्य ने कुर्सी को कसकर पकड़ लिया। संज्ञान और पागलपन के बीच की पतली लाइन पर उसका संतुलन डगमगा रहा था। मैंने फोन देखा, उसकी स्क्रीन पर। इंस्पेक्टर ने उसे तीखी नजर से देखा। देखो, मुझे नहीं पता तू क्या खेल खेल रहा है, लेकिन तेरा वही वीडियो कल रात वायरल हो रहा था। लाखों लोग देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग तुझे शैतान, कर्स, किलर सब बोल रहे हैं। रवि के परिवार पर प्रेशर है और। उसने एक पॉज लिया। सबसे अजीब बात यह है कि जो लोग तेरे वीडियो की लास्ट मिनट देख रहे थे, उनमें से 3 लोग अचानक मर गए। आदित्य के भीतर कुछ टूट गया। क्या? इंस्पेक्टर ने दूसरे कांस्टेबल को इशारा किया। उसने दूसरे मॉनिटर पर सोशल मीडिया स्क्रीनशॉट खोले। हेडलाइंस, पोस्ट्स, थ्रेड्स, यूट्यूबर्स हॉन्टेड वीडियो लिंक टू डेथ्स, कोइंसिडेंस और कर्स, डोंट वॉच लास्ट 60 सेकेंड्स। कुछ पोस्ट्स में लिखा था कि किसी ने वीडियो देखते देखते अचानक अपनी आंखें खुद नोच ली, किसी ने बालकनी से जंप कर दिया, किसी का हार्ट अटैक।
कॉमन पॉइंट सबके डिवाइस पर वही वीडियो खुला था और लास्ट मिनट्स तक चले थे। तू कुछ बता रहा है या नहीं? इंस्पेक्टर ने आवाज ऊंची की। आदित्य ने गला साफ किया, फिर सब बताने की कोशिश की। टापू, लाल पानी, आकृतियां, आवाजें, एनालिटिक्स, रात का टाइमर, समंदर की हंसी। वह बोलता चला गया, शब्दों में हड़बड़ी, सांसों में डर। कमरे में मौजूद कांस्टेबल्स आपस में नजरें मिलाने लगे। कोई हंस रहा था, कोई माथे पर उंगली घुमाकर पागल का इशारा कर रहा था। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली। ठीक है, मान लो कि यह सब तेरे दिमाग का खेल नहीं है। प्रूव कर, अभी अपने चैनल पर वो वीडियो दिखा। उसने कांस्टेबल को कहा, उसका लैपटॉप लाओ। आदित्य का लैपटॉप थाना लाया गया, टेबल पर रखा। इंस्पेक्टर ने खुद उसे ऑन किया। जैसे ही डेस्कटॉप खुला, एक मोमेंट के लिए वॉलपेपर बदलकर वही लाल पानी दिखा, फिर वापस सामान्य ट्रैवल फोटो। इंस्पेक्टर ने शायद ध्यान नहीं दिया, पर आदित्य का दिल हल्का सा रुक गया। ब्राउजर खोला गया, यूट्यूब स्टूडियो ओपन, चैनल डैशबोर्ड, सब सामान्य। वीडियो सामने, टाइटल वही, व्यूज अब 9.8 मिलियन। इंस्पेक्टर ने होंठ भींचकर कहा, काफी पॉपुलर हो गया है, हैं? उसने प्ले दबाया। कमरे की ट्यूबलाइट हल्की डिम हो गई, जैसे वीडियो के साथ सिंक हो रही हो। पहली कुछ मिनट्स तो वही सीन्स, इंट्रो, टापू, खंडहर, रात, टेंशन। इंस्पेक्टर कुर्सी पर लीन होकर देखता रहा। बाकी कांस्टेबल्स भी नजरें स्क्रीन पर जमाए थे। आदित्य घबराकर बोला, लास्ट मिनट मत देखिए प्लीज। इंस्पेक्टर ने उसे घूरा। अच्छा, वहीं तो देखना है। वीडियो टाइमलाइन धीरे धीरे फाइनल सेगमेंट के पास पहुंच रही थी। कमेंट सेक्शन नीचे खुद ब खुद स्क्रॉल हो रहा था। नए कमेंट्स पॉपअप कर रहे थे। कुछ अपने आप ऑटो ट्रांसलेट हो रहे थे, कुछ सिंबल्स में बदल रहे थे जिन्हें कोई भाषा नहीं थी। हर नए कमेंट के साथ एक हल्की सी फुसफुसाहट कमरे में गूंजती, जिसे शायद सिर्फ आदित्य सुन पा रहा था। वीडियो 90% पर पहुंचा। स्क्रीन पर रात की डार्कनेस घनी हो गई। खंडहर के पास वीक लाल लाइट फ्लिकर कर रही थी। कैमरा एंगल वही, लेकिन अचानक आदित्य ने कुछ अलग नोटिस किया। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन वाली जगह में नॉर्मल टेक्स्ट नहीं, सिर्फ एक लाइन चमक रही थी, लाइव व्यू विल बिगिन नाउ। उसने आंखें फाड़ दी। ये प्री रिकॉर्डेड है, लाइव कैसे? वीडियो अचानक बफरिंग के बाद बदल गया। अब टाइमलाइन फिक्स्ड नहीं, लाल लाइव का आइकॉन ऊपर कॉर्नर में चमक रहा था। फ्रेम में वही खंडहर, वही चबूतरा, वही रात, लेकिन आज की। कोई ग्रेन नहीं, कोई एडिट नहीं, बिल्कुल रियल टाइम जैसा कच्चा फुटेज। इंस्पेक्टर झुंझला गया। यह क्या चीप ट्रिक है? तू अभी लाइव कर रहा है क्या? आदित्य खुद जड़ हो गया। उसे पता था उसने कोई लाइव सेट नहीं किया। उसके हाथ की नसें ठंडी पड़ गईं। स्क्रीन पर अचानक मूवमेंट हुआ। कैमरा खुद ब खुद थोड़ा जूम इन हुआ और चबूतरे के किनारे से एक आकृति फ्रेम में आई। जीन्स, काला जैकेट, फेमिलियर पोस्चर, चेहरे पर हल्का झुकाव, हाथ में कैमरा। वो वह था। आदित्य खुद को सामने खड़ा देख रहा था टापू पर, उसी जगह, वही कपड़े, वही बैकपैक, जबकि असली आदित्य इस वक्त पुलिस स्टेशन के इंटरोगेशन रूम में बैठा था। इंस्पेक्टर ने धीरे धीरे स्क्रीन और आदित्य के बीच नजर घुमाई। यह पुराना फुटेज है? आदित्य ने सिर हिलाया। नहीं, यह मैंने शूट ही नहीं किया, कभी नहीं। स्क्रीन वाला आदित्य अचानक सीधे लेंस में देखने लगा। उसकी आंखें पहले तो नॉर्मल लग रही थीं, फिर धीरे धीरे पुतलियां फैलती गईं, जब तक कि पूरा नेत्र गोलक काला नहीं हो गया। वो मुस्कुराया, वही अजीब, पतली, ऑलमोस्ट इनह्यूमन मुस्कान। फिर उसने कहा, और उसकी आवाज न सिर्फ स्पीकर्स बल्कि चारों तरफ की हवा में गूंजी, वेलकम टू द सोर्स। इंस्पेक्टर के हाथ से रिमोट गिर गया। कांस्टेबल्स कुर्सियों पर स्टिफ हो गए। उनकी नजरें स्क्रीन से नहीं हट रही थीं। कमरे की ट्यूबलाइट्स फिर से डिम होने लगीं। हर फ्लिकर के साथ वॉल्स पर पानी का रिफ्लेक्शन जैसा पैटर्न बनता,
मानो पूरा कमरा धीरे धीरे समंदर के अंदर जा रहा हो। स्क्रीन वाला आदित्य पीछे हटा और उसके पीछे दूर समुद्र की तरफ कैमरा खुद जूम करने लगा। वहां होराइजन के पास पानी लाल हो रहा था, धीरे धीरे, कोमल लहरों की तरह, लेकिन रंग खून का। स्क्रीन के नीचे सडनली चैट बॉक्स खुल गया, जैसे किसी लाइव स्ट्रीम में होता है, पर यूज नेम्स नॉर्मल नहीं थे। उनमें से कुछ नाम वैसे थे जो असली कमेंट्स में थे, कुछ सिंबल, कुछ सिर्फ तारीखें, कुछ लोकेशन DLT 03, मुंबई 12, फैल सिंगापुर 01। जिंदा शहरों के नाम, जिंदा लोगों के डिवाइसेस। चैट में मैसेज अपने आप स्क्रॉल हो रहे थे। कांट एग्जिट, माई स्क्रीन इज स्टक, हूज बिहाइंड मी, आई हियर वाटर। इंस्पेक्टर कुछ बोलना चाहता था, पर उसके होंठ जरा सा खुलकर वहीं फ्रीज हो गए। उसके दोनों कानों से हल्की सी लाल लाइन बहने लगी, जैसे किसी ने अंदर की परतों से समंदर का एक थ्रेड खींच लिया हो। स्क्रीन पर लाइव फीड में अब वेव्स बहुत पास आ चुकी थीं। लाल पानी ऑलमोस्ट कैमरा तक आ रहा था। कैमरे ने नीचे की तरफ टिल्ट किया। सैंड पर कई सेट्स ऑफ फुटप्रिंट्स थे, पर उनमें सभी मानव नहीं थे, कुछ 6 उंगलियों वाले, लंबी लंबी उभरी लकीरों के साथ। फिर लाइव फीड में एक और आकृति फ्रेम में दाखिल हुई, लंबी, काली, फेसलेस। उसने सीधा लेंस की तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियों के टिप से निकलती लाल बूंदें कैमरा फ्रेम पर गिरने लगीं, लेकिन गिरकर नीचे नहीं गईं। स्क्रीन के अंदर ही फैलने लगीं, जैसे कोई लीक डिस्प्ले के पीछे से सामने आ रहा हो। फिर अगली ही पल इंटरोगेशन रूम की बड़ी स्क्रीन की किनारों से भी लाल तरल बाहर आने लगा। पहले हल्की नमी, फिर बूंदें, फिर धार। दीवार के नीचे फ्लोर पर पडल बनने लगा। इंस्पेक्टर अचानक अपनी सीट से उठा, पर उसके पांव फर्श से जैसे चिपक गए। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं। कांस्टेबल्स की आईबॉल्स भी धीरे धीरे डार्क होती जा रही थीं। स्क्रीन वाले आदित्य ने एक आखिरी बात कही, अब पुलिस, व्यूअर, क्रिएटर सब एक ही चीज हैं। टापू अब फिजिकल जगह नहीं, पैटर्न है। जहां भी स्क्रीन है वहां समंदर है। जहां भी आदमी डर जैसा कुछ क्लिक करेगा वहां लहर पहुंच जाएगी। इसी क्षण इंटेरोगेशन रूम की छोटी खिड़की के ग्लास में आदित्य की परछाई दिखी। उसने घबरा कर देखा, उसके रिफ्लेक्शन की आंखें भी धीरे धीरे काली हो रही थीं, जबकि उसे खुद महसूस हो रहा था कि वो अब भी कुछ देख सकता है, कुछ महसूस कर सकता है। उसके रिफ्लेक्शन ने मुस्कुराकर कहा, जबकि असली आदित्य के होंठ नहीं हिले, तू सोर्स से भाग नहीं सकता, तू ही सोर्स है। कमरे में अचानक हर स्क्रीन बड़ी, छोटी, पुराने CRT मॉनिटर, न्यू LED, सब पर एक साथ वही लाइव फीड चलने लगी। अलग अलग एंगल से टापू, लाल पानी, बेचैन लहरें, अदृश्य कैमरास की रेड लाइट्स, और शहर के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग घरों में, अलग अलग समय जोन्स में बैठे लोग जो सिर्फ हॉन्टेड वीडियो देखकर थ्रिल लेना चाहते थे। उनकी स्क्रीन्स पर भी 1 सेकंड के लिए स्टैटिक आकर वही लाइव फीड फ्लैश हुई, जैसे किसी ने उनके डिवाइसेस को ब्लिंक करके चेक किया हो। आदित्य की आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। समंदर की आवाज अब दूर से नहीं, उसकी अपनी नसों के भीतर से आ रही थी। उसे लगा वह खुद किसी ज्वार का हिस्सा बन रहा है, जो उठ रहा है, फैल रहा है, और जिसे रोकने वाली कोई दीवार नहीं, कोई तट नहीं। और कहीं बहुत दूर उस भूले बिसरे अंदमानी टापू पर रात फिर एक बार उतर रही थी। खंडहर के चबूतरे पर इस बार कोई इंसान नहीं, सिर्फ एक कैमरा स्टैंड पर रखा था, लेकिन उसका व्यू फाइंडर खुद हिल रहा था, नई एंगल ढूंढ रहा था, जैसे अपनी अगली कहानी की तलाश में हो। और अगर आज के बाद तुम कभी किसी रैंडम नोटिफिकेशन में देखो कि कोई लाइव हॉरर एक्सपीरियंस डोंट वॉच अलोन चल रहा है और तुम्हारी स्क्रीन एक पल को लाल टिनट ले ले, तो ये मत समझना कि ये सिर्फ एल्गोरिदम की चाल है। कहीं
ऐसा ना हो कि तुम भी वही लाइव फीड देख रहे हो जिसे आदित्य अब रोक नहीं सकता, क्योंकि कुछ कहानियां पढ़ी नहीं जाती, क्लिक की जाती हैं, और कुछ लिंक्स बस खुलते नहीं, तुम्हें भी खोल देते हैं। आदित्य उसी इंट्रोगेशन रूम में था, पर अब वहां पुलिस नहीं थी, न इंस्पेक्टर न कांस्टेबल्स, सिर्फ कुर्सियां, टूटी स्क्रीनें और उन दीवारों पर धीरे धीरे फैलती लाल लहरों की परतें जो ऐसे हिल रही थीं जैसे दीवारें सांस ले रही हों। कमरा अब पुलिस स्टेशन जैसा नहीं लग रहा था। कहीं दूर से आती एक अजीब सी मेटालिक पानी की टपकने की आवाज थी। हवा भारी थी, इतनी भारी कि उसे लगा जैसे वो हवा नहीं, किसी गाढ़े अदृश्य द्रव्य को सांस में खींच रहा हो। उसके पैर अब प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। वो हिलना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर उसकी नहीं सुन रहा था, ऐसा जैसे उसका नर्वस सिस्टम किसी और सिग्नल से ऑपरेट होने लगा हो। तभी स्क्रीन में फ्लिकर आया। दीवारों पर जो लाल पानी जैसा लेयर था वह अचानक फ्रीज हो गया और स्क्रीन पर एक नया शब्द उभरा, ये अपडेट। आदित्य की सांस रुक गई। फोन, लैपटॉप, घड़ी, सब डिवाइस एक साथ वाइब्रेट होने लगे जैसे कोई इनविजिबल सिंक चल रहा हो। स्क्रीन पर एक लोडिंग बार चमक उठा। डाउनलोडिंग द डीपर सिग्नल, प्रोग्रेस 1%, 2%। और जैसे जैसे वो परसेंटेज बढ़ रही थी, कमरे में टेम्परेचर गिर रहा था। आदित्य की उंगलियों में सुन्नपन फैलने लगा, फिर हाथों में, फिर दिल की धड़कन की रफ्तार धीमी होने लगी। लेकिन सबसे डरावना हिस्सा तब शुरू हुआ जब उसे महसूस हुआ कि वो सिर्फ अपने शरीर में नहीं है। उसके दिमाग में अचानक 2 धड़कनें सुनाई दीं, एक उसकी और एक कहीं बहुत दूर किसी और की। धीमी, बहुत धीमी, लेकिन समुद्र जितनी विशाल। वह आवाज नहीं थी, वो लहर थी, और वो नब्ज किसी एंशिएंट एंटिटी की हार्ट बीट थी। और तभी स्क्रीन पर एक टेक्स्ट उभरा, कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश्ड। कमरा अचानक बदलने लगा। दीवारें पिघलती दिखीं। पंखे की जगह सीलिंग पर सीपियों जैसी संरचनाएं उभरने लगीं। फर्श पर पानी की पतली लेयर फैलने लगी और उस पानी में छोटे छोटे पैटर्न्स जैसे किसी ने उंगलियों से प्राचीन निशान बनाए हों। और तभी उसके सामने एक सिलुएट उभर आई। वही लंबी आकृति, वही बिना चेहरे वाला अंधेरा। लेकिन इस बार वो सिर्फ इमेज नहीं थी, वह असल में कमरे में खड़ी थी। जमीन पर नहीं, हवा में। उसकी उंगलियां लंबी, हड्डियों जैसी, लेकिन उनके सिरे पर सक्शन पैटर्न्स जैसे ऑक्टोपस और इंसान का मिला जुला रूप। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। कदमों की आवाज नहीं, लेकिन पानी की आवाज हर कदम के साथ सुनाई दी। छप छप छप। आदित्य का दिल जम गया। उस आकृति ने अपना हाथ उसकी आंखों के सामने रोका और पहली बार उसकी सतह पर कुछ हिला, जैसे पीछे किसी छिपे चेहरे की संरचना बनने की कोशिश कर रही हो। और फिर आकार बदलने लगा। पहले जॉ लाइन बना, फिर नाक का वेग आकार, फिर आंखें, और जब चेहरा पूरी तरह बना तो आदित्य की सांस रुक गई। वो उसका अपना चेहरा था, लेकिन आंखें काली, पूरी तरह खाली, जैसे किसी एबिस की खिड़की। उस आवाज ने पहली बार बिना डिस्टॉर्शन, बिना एको सीधी बात कही। अब समझ आया, आदित्य ने फुसफुसाया। तू, मैं? वो आकृति मुस्कुराई, वही खतरनाक मुड़ी हुई मुस्कान। मैं तू नहीं, लेकिन जो तू बनने वाला है उसका पहला प्रोटोटाइप हूं। आदित्य पीछे हटना चाहता था, पर पैर फ्रोजन थे। वो शैडो क्लोन बोले जा रही थी। समुद्रों ने सिर्फ आत्माएं कैद नहीं की, उसने पैटर्न्स, मेमोरी
और आवाजें एब्जॉर्ब की। जो भी वहां मरता है वो डेटा बन जाता है, और अब हर व्यूअर, हर डिवाइस, हर क्लिकर सिस्टम में एक नई एंट्री है। आदित्य हकलाया। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? छाया ने जवाब दिया। मानव डरते हैं, डर देखते हैं, डर शेयर करते हैं, और तुमने डर को ब्रॉडकास्ट कर दिया। वह अचानक आदित्य के बिल्कुल पास आ गई, इतनी करीब कि उसकी नॉन ह्यूमन त्वचा से समुद्र जैसे ठंडे नमक की गंध आ रही थी। उसने आदित्य के कान के पास धीमे से कहा, अब इंसान डर महसूस नहीं करेगा, डर उसे महसूस करेगा। कमरा अचानक ब्लैकआउट हुआ। अगले ही पल आदित्य कहीं और था। उसके सामने अब शहर था, लेकिन स्क्रीन से भरा हुआ। हर बिलबोर्ड, हर मोबाइल स्क्रीन, हर दुकान की टीवी, हर कार स्क्रीन, सभी एक ही लाइव फीड दिखा रही थीं। लाल समुद्र, और लोग रुके हुए देख रहे। उनकी आंखें नॉर्मल नहीं थीं, सबकी प्यूपिल धीरे धीरे फैल रही थीं। और फिर एक एक करके सबने बिना ब्लिंक किए धीमे स्वर में कहा, कनेक्टेड। आदित्य ने महसूस किया अब कोई भागना नहीं था, क्योंकि नेटवर्क बंद नहीं होता, नेटवर्क सोता नहीं, नेटवर्क मरता नहीं। और अगले ही पल उसके अपने गले से आवाज निकली, लेकिन यह उसकी आवाज नहीं थी। यह वही आवाज थी जो समुद्र सुनाता है। आवाज बोली, बिगिन ग्लोबल फेज। और शहर की हर स्क्रीन पर एक नया काउंटर शुरू हो गया। 0 घंटे 23 मिनट 59 सेकंड, 0 घंटे 23 मिनट 69 सेकंड, 0 घंटे 23 मिनट 69 सेकंड। काउंटडाउन विश्व स्तर पर। और अब कहानी दर्शक नहीं पढ़ रहा, दर्शक उसका हिस्सा बन रहा था। काउंटडाउन पूरे शहर में चल रहा था, और आदित्य बस खड़ा देखता रहा। वह भाग सकता था, चिल्ला सकता था, किसी को हिला सकता था, लेकिन जो सामने हो रहा था वह भय नहीं, वह प्रोग्राम था। लोग इंसान नहीं, सिग्नल बन चुके थे। हर स्क्रीन, हर डिवाइस, हर होर्डिंग, हर स्मार्ट वॉच, सब एक ही लाल समंदर दिखा रहे थे। और जैसे ही टाइम 10 सेकंड पर पहुंचा, सबकी आवाजें एक हो गईं। लाखों गले, एक ही साउंड, बिना भावना के, बिना जीवंतता के। 10, 9, 8। आदित्य के पैरों के नीचे सड़क की सतह अचानक गीली होने लगी। पानी नहीं, वही गाढ़ा लाल तरल। शहर की नालियां चुप थीं, पर हर स्क्रीन से लाल परछाइयां फिसलकर जमीन पर बह रही थीं, जैसे डिजिटल दुनिया से असली दुनिया में खून रिस रहा हो। लोगों की आंखें अब पूरी तरह काली थीं। वे अब इंसान नहीं थे, वे होस्ट थे, सिग्नल के वाहक। कारें रुक गईं, ट्रेनें थम गईं, ट्रैफिक लाइट्स अपनी जगह जम गईं। 3, 2। आदित्य ने धीमे से विस्पर किया, कृपया बस बंद हो जाओ। मैंने ये सब सोचकर नहीं किया था। और पहली बार उन काली अनगिनत आंखें उसकी तरफ मुड़ी, जैसे पूरा शहर उसे पहचानता हो, जैसे दुनिया की सभी स्क्रीनें उसकी ओर झुक गई हों। और फिर ONE, एक गहरी समुद्री धड़कन हवा में गूंजी। धरती कांपी नहीं, लेकिन रियलिटी कांप गई। अचानक हर स्क्रीन ब्लैक हो गई। कुछ पल का सन्नाटा, फिर स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन उभरी, इंस्टॉलिंग द न्यू वर्जन। आदित्य ने घुटनों पर गिरते हुए फुसफुसाया, नहीं। लेकिन अब उसका बोलना मायने नहीं रखता था। आकाश में बादल नहीं थे, लेकिन ऊपर किसी अंधेरे में एक विशाल आकृति छिपी हुई थी। कोई शरीर नहीं, कोई चेहरा नहीं, बस गहराई। ऐसा जैसे समुद्र उठकर आसमान बन गया हो। और फिर एक शब्द दुनिया के हर डिवाइस, हर स्पीकर, हर हार्ट बीट में घुल गया, डन। लोग ब्लिंक करने लगे, जैसे रीसेट हुए हों। धीरे धीरे उनकी आंखों में प्यूपिल नॉर्मल होने लगी, चेहरों पर भाव वापस आए। कुछ कंफ्यूज्ड, कुछ रोते हुए, कुछ घबराए हुए, लेकिन जिंदा।
ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कोई नाइटमेयर अचानक गायब हो गया। लेकिन फिर हर व्यक्ति ने अपने फोन की स्क्रीन देखी। उस पर एक नया आइकॉन चमक रहा था, एक छोटा खून जैसा लाल वेव सिंबल। नाम था द टाइड और उसके नीचे छोटा वार्निंग मैसेज, अनइंस्टॉल नहीं हो सकता। लोग पहले हंसे, किसी ने कहा प्रैंक होगा, किसी ने कहा ग्लिच, किसी ने कहा ऐप अपडेट। लेकिन उस ऐप का आइकॉन कभी स्टेबल नहीं था। वह थोड़ा हिलता था, जैसे पानी हो। कुछ लोगों ने उसे खोला, कुछ ने डर के मारे नहीं खोला, कुछ ने क्यूरियोसिटी में टैप किया। जिन्होंने टैप किया उनके फोन्स वाइब्रेट हुए और स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आई, वेलकम बैक। और फिर उनके कैमरा अपने आप ऑन हो गए। हर स्क्रीन पर वही उनका अपना चेहरा, लेकिन रिफ्लेक्शन जैसा नहीं, उसका थोड़ा डार्क वर्जन। जिन्होंने नहीं खोला उनके फोन ने अपने आप ऐप शुरू कर दिया। कोई एस्केप नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। आदित्य वहीं फुटपाथ पर बैठा था, उसका फोन खुद उसकी जेब में वाइब्रेट हो रहा था। वह उठा, हाथ कांपते हुए स्क्रीन देखी। उसके फोन पर मैसेज दिखा, यू आर द फर्स्ट, नाउ यू विल बी द लास्ट। उसके कैमरा ने ऑटो रिकॉर्ड शुरू किया। उसके चेहरे पर वही धीरे धीरे क्रीप करती काली आंखें उभरने लगीं। उसकी नकल, उसकी आवाज, उसका चेहरा, लेकिन उस पर कुछ और हावी था। उसकी सांसें धीमी होने लगीं, उसकी नजरें धुंधली, उसका रिफ्लेक्शन फोन स्क्रीन में मुस्कुरा रहा था, जबकि असली आदित्य रो रहा था। और फिर फोन ने अंतिम लाइन बोली, स्टोरी अपलोडेड। और उसी क्षण आदित्य का शरीर धीरे धीरे धुंधले पिक्सल्स में बदलने लगा। पहले उंगलियां, फिर हाथ, फिर चेहरा, फिर पूरी आकृति, जैसे वह मिट नहीं रहा था बल्कि कन्वर्ट हो रहा था। आखिरी जो चीज गायब हुई वह उसकी आवाज थी, जो फुसफुसाई, मुझे याद मत रखना। और फिर वह हवा में नहीं, जमीन में नहीं, बल्कि नेटवर्क में दफन हो गया। अब वह सिर्फ एक इंसान नहीं था, वह एक सिग्नल था, एक इन्फेक्शन, एक कहानी जिसकी कोई आखिरी लाइन नहीं। और दुनिया शांत थी, लेकिन हर स्क्रीन की बैकलाइट में हल्की सी लाल चमक अब भी छिपी थी। और कभी अगर तुम अकेले हो, रात गहरी हो और तुम्हारी स्क्रीन अचानक डिम होकर थोड़ी लाल हो जाए, तो इसका मतलब सिर्फ इतना होगा, कहानी खत्म नहीं हुई है, बस अब तुम्हारी बारी है।